हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि वो जो चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस किया था वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रुका हुआ हो तो उस पर क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक की शुरुआत हो गई है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, आज बेसिक लेक्चर होने वाला है। आप इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम गो थ्रू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, और उसके बाद एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वैसे तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करें आपको, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, जिसे हम लोग कहते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आ कंडक्टिंग मीडियम। किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में अगर ये चार्जेस फ्लो हों, when an external potential is applied। बात समझ में आपको आ रही होगी। when an external potential is applied, जब इस पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया जाएगा, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी की। भाई एक कोई कंडक्टिंग मीडियम है, एक कोई वायर है, एक कोई रॉड है, और वो मीडियम कंडक्टिंग है, इसका मतलब ढेर सारे चार्जेस उसमें ऑलरेडी हैं और बहुत सारे चार्जेस फ्री भी हैं, फ्री चार्जेस हैं। जब मैं उस पर एक पोटेंशियल लगाऊंगा, एक बैटरी लगा दूंगा, तो चार्जेस फ्लो होने लगेंगे और इसी फिनोमेना को हम कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक की शुरुआत करने से पहले एक बात और हम समझ लें अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन। अब हम चार्ज को मोशन में ले आएंगे, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक की शुरुआत हो गई है। अब चार्ज इन मोशन भी दो तरीके के होते हैं बेटा। चार्ज इन मोशन भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपके चार्जेस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, बिल्कुल। दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, जिसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में भी दो पार्ट हैं। क्या आपके चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्या आपके चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाले पार्ट का हिस्सा है। मतलब यहां पे आपकी स्टडी होगी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 पे, या कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि वेरिएबल वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन मिलेगा कुछ,
तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वहाँ पढ़ेंगे, या हम वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको बस इतना कॉन्सेंट्रेट करना है या इतना समझ लेना है कि मेरा ढक्कन गिर चुका है, मेरा मतलब पैन का। इतना समझ लेना है आपको कि यहाँ पे चार्जेस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। आपको दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है लेकिन दिख तो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्जेस जो होंगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होंगे। तो इतना नोट कर ले पॉज करके, तो आगे बढ़े। ओके, तो अब हम बात करें करंट है क्या भाई। आपने क्लास 10th में भी ये बातें डिस्कस की हैं, लेकिन हम फिर से पढ़ाएंगे, है ना। सर हमने तो क्लास 10th पढ़ी ही नहीं, तभी तो फिर से पढ़ाएंगे। करंट एक्चुअल में क्या है? करंट है I, which is said to be flow of charges with respect to time. Flow of charges with respect to time. चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं एम्पेयर। ठीक है। तो अगर कोई कहे SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या है, तो आप कहेंगे एम्पेयर। ठीक है। एक डिवाइस है जिसे हम लोग कहते हैं एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस which is used to calculate current in a circuit। आपके सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने का एक डिवाइस है एमीटर। करंट चार्ज अपॉन टाइम, इसकी यूनिट एम्पेयर, इस करंट को मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर। और ध्यान रहे एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ अ सर्किट। आपके सर्किट में एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। सर क्यों? क्योंकि आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। नहीं पता है तो क्लास 10th के लेक्चर भी मैंने YouTube पे डाले हुए हैं। क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे टाइप करें MV क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी। 5 वीडियो का वो लेक्चर है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें है। तो आप उसको गो थ्रू करके भी आएंगे तो आपको काफ़ी सारी बेसिक नॉलेज पहले से ही हो जाएगी। लेकिन इस क्लास 12th में 5-10 लेक्चर से काम नहीं चलेगा। बड़ा चैप्टर जाने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेंगे, तो धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे उस पर, ठीक है। तो एमीटर एक डिवाइस है जिसे हम करंट नापते हैं और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हम समझ गए करंट होता है। अब मैं अगर बात करूं एवरेज करंट को हम लिखते हैं I एवरेज। तो ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन चार्जेस अपॉन चेंज इन टाइम। कितने चार्जेस बदल गए कितने टाइम में, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। एक न्यूमेरिकल अभी कराएंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। तो हम इसको कहते हैं I इंस्टेंटेनियस विच इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt।
देखिए, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि आपका करंट जो है वो बदल रहा है, आपका करंट 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक बदला। अब मैंने कहा एवरेज करंट बताओ, तो आप देखेंगे 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में कितना बदला, सबका एवरेज निकाल देंगे। जबकि इंस्टेंटेनियस ऐसी बातें नहीं करता। इंस्टेंटेनियस में कोई लिमिट नहीं दी जाती, इंस्टेंटेनियस में कोई रेंज नहीं दी जाती। रेंज हमेशा आपको एवरेज में दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, 9th क्लास क्या होती है सर, सीधा 12th में आए हैं हम। ठीक है भाई, सीधा 12th में आए हो तब भी आपको पता होगा, नहीं भी पता कोई बात नहीं, समझाएंगे। तो इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आपसे कह दिया गया भाई 5 सेकंड में क्या करंट है, 5th सेकंड में, अब 5th का मतलब 5.2 नहीं, 4.8 नहीं, 5th का मतलब 5th। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम करंट ऑब्जर्वेशन चेकआउट करेंगे तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इतना नोट करें, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और इन दोनों के बारे में और अच्छे से समझ लेंगे। पॉज करें, नोट करें। चलिए, तो मैं मिटा देता हूं। एक न्यूमेरिकल लिखो तो इन दोनों की फीलिंग आ जाएगी आपको कि भाई एवरेज का मतलब और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाओ, न्यूमेरिकल लिखो, समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है इफ q इक्वल्स टू t की पावर 3 प्लस 2t प्लस 5 देन फाइंड फर्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट at t equals to 5 और second I average at t equals to 5 to, या एक काम करो, t equals to 0 to t equals to 10, है ना। तो I एवरेज निकालने के लिए हमेशा आपको रेंज देगा और इंस्टेंटेनियस में किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही बात करी जाएगी। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, पॉज करके। लगा लिया? चलो मैं करता हूं। देखिए भाई, आपको Q दिया हुआ है t क्यूब प्लस 2t प्लस 5। हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए पता करेंगे dq अपॉन dt, मतलब हम यहाँ पे d बाई dt करेंगे। dq बाई dt ही तो आपका I इंस्टेंटेनियस होता है, समझ रहे हैं आप। dq बाई dt मतलब d बाई dt q का जगह हम ये पुट कर सकते हैं t क्यूब प्लस 2t प्लस 5। मतलब सिंपल चीज है यार कि जो q t के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ये जो Q, ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चार्ज फ्लो होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ चार्ज फ्लो होगा। तो हमें इस पॉलिनोमियल को, हमें इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशियल आपको आना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखता हूं बस में, जो आप लोगों को आई थिंक याद हो, x की पावर n का, तो n x की पावर n माइनस 1 याद है। डिफरेंशियल का सबसे बेसिक फॉर्मूला, कोई भी पावर ऊपर हो तो पावर पहले ले आओ और उस पावर में एक कम कर दो, प्लस 2 t का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाता है 0, है ना। तो जिसको डिफरेंशियल आता है उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा डिफरेंशियल करे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कैलकुलस की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपका फाइनल आंसर आया 3t स्क्वायर प्लस 2, बट आपको टाइम इक्वल्स टू 5 पे से चेक करना है। तो एट t इक्वल्स टू 5 तो I इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, तो 25 3 जा
25 3 75, 75 और 2 हो जाएगा 77 एम्पियर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट आपका आया 77 एम्पियर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मैं आई एवरेज निकालूं तो कैसे निकालूंगा सर? आई एवरेज निकालने का तरीका, ये तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। आई एवरेज निकालने का तरीका, आपको पहले डेल क्यू पता करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, Q1 पता करते हैं। Q1 तब मिलेगा जब t की जगह 0 रखोगे। जब t की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ आएगा 5। कब? जब आपने t की जगह 0 रखा। और Q2 कब मिलेगा? जब t की जगह 10 रखोगे। तो 10 का क्यूब, यहाँ देखो, यहाँ t की जगह 10 रखोगे तो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, 10 का क्यूब प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 2 10 20 प्लस 5 तो 1025, प्लस करके देख लेना 1025। कब? जब टाइम आपने रखा था 10। ठीक है, मतलब मैंने जब t 0 था तो उस वक्त q निकाल लिया, और जब t 10 था तब मैंने q निकाल लिया, उसको मैं 1 और 2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो आई एवरेज का जो फॉर्मूला हमने दिया आपको, उसको लिखा डेल q अपॉन डेल t। डेल q का मतलब क्या है भाई? चेंज, Q2 माइनस Q1। भाई कितना चेंज हो गया चार्ज में और कितना चेंज हो गया टाइम में। तो Q2 माइनस Q1 इज 1025 माइनस 5 और T2 की जगह 10 माइनस 0। तो 1025 में से 5 हटाएंगे तो 1020 और नीचे 10 माइनस 0 इज 10, 0 से 0 खत्म, 102 एम्पियर। और सर इतना, हाँ भाई डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो है कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही है। तो बात समझने में इसी तरह से लीजिएगा कि जब भी आपको एवरेज पूछेगा तो आपको इनिशियल और फाइनल लिमिट देगा, लेकिन जब आपसे इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो आपको स्पेसिफिक कोई टाइम पे बात की जाएगी। ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए भाई। दिख रहा है साफ सुथरा? हाँ सर बढ़िया साफ सुथरा दिख रहा है, थोड़ा सा टिल्ट है, हम भी टेढ़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं सर, इतना तो एडजस्ट कर लेंगे आपके लिए। ठीक है भाई, इतना अजीब रहता है ना कि आप लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को देख नहीं सकते। आप लोग देख रहे हैं बढ़िया से, ये भी कला है ना, टेक्नोलॉजी है। चल आओ, तो अब हम चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। हाँ सर, ये जो आपने कही बात, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम भी साइकिल से ड्रिफ्टिंग करते हैं सर। साइकिल को यहाँ से वहाँ ब्रेक लगा लगा के घुशुर 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 करते रहते हैं सर। हम तो बाइक से भी करते हैं सर, हमारे आगे का दांत ऐसे ही थोड़ी ना टूटा है। चलो आ जाओ, अब समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए भाई, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम लिया है, ठीक, कंडक्टिंग मीडियम लिया है। इस कंडक्टिंग मीडियम में ढेर सारे चार्जेस होंगे, ढेर सारे चार्जेस होंगे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? बताइए बताइए बताइए। सुनिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इनकी जो मूवमेंट की स्पीड होगी ये 10⁴ मीटर पर सेकंड से 10⁵ मीटर पर सेकंड होगी बेटा। ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करेगा, सॉरी वेलोसिटी ना कहूं, किस स्पीड से मूव करेगा? इस स्पीड से। क्यों सर?
क्योंकि इस वक्त इसको एक टेम्परेचर तो मिल ही रहा है ना, एक टेम्परेचर तो इस एनवायरनमेंट से मिल ही रहा है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हो जाता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ये इलेक्ट्रॉन 10⁴ मीटर से 10⁵ मीटर तक ज़ूम 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 इस स्पीड से ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। और इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं बेटा थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी है। लेकिन होता यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन इतने प्यार से सीधा सीधा नहीं जाता, क्योंकि आपको सोचने में जरूर आ सकता है सर जब नॉर्मल इतने टेम्परेचर पे जब इतनी स्पीड इसको मिली जा रही है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन अगर वायर में ट्रेवल करेगा तो बन गई करंट, आई बन गया, आई तो बन गया, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़िया आई बन गया। मतलब एक वायर को रखो और रखे रखे करंट बन जाए। वाह बहुत बढ़िया, नया इन्वेंशन हमारे नाम से। हाँ ऐसा नहीं होता, फिजिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके बारे में सुनिए। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो ये आगे जाके किसी दूसरे पॉजिटिव कर्नल से टकरा जाएगा। मतलब अरे भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से निकलता है तो इस बचे हुए पार्ट को पॉजिटिव कर जाता है, ये नेगेटिव गायब। अब इसमें एक ही एटम थोड़ी ना होगा, ढेर सारे दूसरे भी एटम होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन भी इसको टाटा बाय बाय बोल के जा चुका है, तो ये तो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? क्या उसको नहीं खींच लेगा वो? मतलब यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन चाहता तो है कि दुनिया जीत ले, दौड़ लगा ले, हम फाड़ दे सब, हम निकले, लेकिन क्या करेगा इस पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। इस पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, दैट मीन्स कोलाइड हो जाता है। दैट मीन्स कोलाइड हो जाता है, इसके बीच में कोलिजन होगा और फिर ये दूसरे कर्नल से टकराएगा, फिर वापस अपने पास ही आ जाएगा। तो ओवरऑल कोलिजन्स के बाद देखने में आया कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ शून्य सर, हाँ यस, जीरो। कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ये गया इस वेलोसिटी से टकरा टुकरू के वापस जहां से शुरू करा था वापस वहीं आ गया। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब नेट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो करंट कहां से बनेगा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, उस नॉर्मल थर्मल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन पागल हो गए, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के आ वहीं जा रहे हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। मतलब कोई करंट नहीं बना। लेकिन अब अगर मैं इस कंडीशन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ई एक्सटर्नल, तो क्या होगा? तो होगा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब ये ना भैया कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ऐसे ही तो फील्ड लगाऊंगा। फील्ड कैसे लगाऊंगा सर? रोटी बना के, बढ़िया से रोटी बनाओ, नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज यहाँ पे प्लस, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव। इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस है सब यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जमना शुरू कर देंगे, और इसमें जितने भी पॉजिटिव हैं सब आके यहाँ पे जमना शुरू कर देंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये हमने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव पे फोर्स लगता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में
उसी के डायरेक्शन में। ये आपने पढ़ा भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो माइनस पॉजिटिव क्यू पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगेगा। इसकी वजह से नेगेटिव सब यहां जमना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव सब यहां जमना शुरू हो जाते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया और आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट। ठीक है, नॉर्मली थर्मल वेलोसिटी में करंट नहीं मिलता, लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं उस वक्त जो आपको वेलोसिटी मिलती है, अब मैं इसको वेलोसिटी कह रहा हूं, ये जो वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है, बहुत ज्यादा अभी भी नहीं, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मतलब होगा ये, देखना मेरा पेन, डुम 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 डा। कुछ नहीं पल्ले बड़ा सर। अरे मेरे बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन टकरा तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई, एक फोर्स लगा रहे हो उस पर आप, जो कि उस फोर्स की एब्सेंस में वापस वहीं आ जाता, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे ही करंट हमें मिलेगा, जो कि इतना मीटर पर सेकंड रहता है अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड उसमें लगाते हैं। हाँ, हम ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि भाई कितनी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में फिर से मैं बना दूं अगर, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलो मैं अगर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को उठाऊं तो उस पर डायरेक्शन यहां लगेगा फोर्स का, और वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा QE। आप सबको पता है ना E क्या होता है? E होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं तो चार्ज इंटू E, QE। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन भाई साहब इज इक्वल्स टू QE, लेकिन यहां पे Q क्या है? चार्ज। तो अगर मैं कहूं फोर्स इज इक्वल्स टू, यहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, तो E लिख दूं, चलेगा? हाँ चल जाएगा सर, दौड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन यहां पे कौन सा लिया मैंने? माइनस। ठीक है सर, ये फोर्स हो गया। अब अगर मान लीजिए मेरे पास फोर्स है तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? शायद तो बिल्कुल निकाल देंगे हम। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन थोड़ा अंदर चला गया, मिटा के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना ही बोर्ड है, अपना ही पेन, अपने ही बच्चे, टाइम ही टाइम है, पूरी रात पड़ी है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो यहां पे फोर्स कितना लग रहा है? -EE अपॉन m, ये आया एक्सेलरेशन। ठीक है, m क्या है? m यहां पे मैंने मान लिया m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब मेरे पास जब एक्सेलरेशन है तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? धीरे धीरे, होले होले, जल्दी जल्दी नहीं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या मैं यहां से वेलोसिटी निकाल दूं? वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब ये टाइम क्या है? ये टाइम कौन सा है? ये टाइम क्या है और ये टाइम कौन सा है? तो सुनिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक कर्नल से जाकर टकराता है, इसको कहते हैं अपन कोलिजन। और एक नहीं बेटा, सैकड़ों कोलिजन्स होते हैं सक्सेसिव, एक के बाद एक, डुम डिम डम डुम डिम डम डुम डिम डम डुम डिम डम डुम डिम। वाह, ठीक है। और इनके बीच में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन टाइम मतलब यहां से यहां टकराने के बीच में उसने रिलैक्स कर लिया। हाँ भाई अभी तो टकराने की मनौबत नहीं आई है। तो जब ये इतने सारे बार टकराएगा, इतने ज्यादा बार टकराएगा, तो उन सब टाइम का हम एवरेज निकालेंगे, जिसे हम कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पे टी क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। v इजिकल्स टू ए की जगह रख दीजिए -e/m और t की जगह लिख दीजिए टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। लिख लीजिए, फील करा देंगे। और ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, -e/m। मतलब इस वेलोसिटी से 10⁻³ यही आया। इस वेलोसिटी से ये बेचारा थोड़ा थोड़ा आगे भी खसकता रहेगा और हमें इसी से लेना देना है। क्यों? हमें क्या पता वो ऊपर नीचे आगे पीछे कितना जा रहा है, हम देख थोड़ी ना पा रहे हैं और ना हमें उससे कोई परसेप्शन है। हमारा मतलब, हमारा मकसद, हमारा कंसिडरेशन क्या है कि वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वही करंट बनाएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन वही करंट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। फॉर्मूला भी ये बढ़िया 100% सही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, ओके। तो इसी फॉर्मूले को या इसी कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में एक और तरीके से आपको समझाएंगे और वहां भी डिराइव करवा देंगे। सर मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से पढ़ाएंगे, जिसको नहीं पढ़ना थोड़ा सा आगे स्किप करके बढ़ जाना। टेक्नोलॉजी, ठीक है, पूरा स्किप ना कर देना वरना फिर आगे के कॉन्सेप्ट गायब हो जाएंगे। सर हम तो पूरा ही उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आपका मन, नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें, रिवीजन करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।